नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी बातसल्य में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी को, उसका रिजल्ट आ चुका है और सबने अपना-अपना परिणाम देख चुका होगा। तो हम बीती हुई चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस ना करके आगे की तैयारी में लगते हुए, आज हम एक नए टॉपिक पे बातचीत करेंगे और ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट सिलेबस के यूनिट 2 में लगी हुई है। टॉपिक का नाम है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के विषय पे। तो हम सीधे-सीधे बातचीत करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। तो हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि में उल्लेख्य ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता और नाभा दास कृत भक्तमाल। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता है। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जो ग्रंथ हैं वो भक्ति काल से तो मिलते हैं, लेकिन इसमें केवल कवियों का एक विवरण मात्र ही है इन दोनों रचनाओं में, चाहे वो 84 वैष्णव की वार्ता वार्ता हो या फिर 252 वैष्णव की वार्ता। आगे है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी के में गारसा द तासी नाम के एक विद्वान हुए, जो फ्रेंच के विद्वान थे। उन्होंने लिखा है कि इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुई ये हिंदुस्तानी, और इसी से ही माना जाता है और इसे ही हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। और इसकी भाषा जो है वो क्या है? फ्रेंच। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि हिंदी इतिहास लेखन की जो पद्धतियां बताई गई हैं, 4 पद्धतियाँ बताई जाती है। सीधे-सीधे परीक्षा में पूछ लेता है कि 4 पद्धतियाँ, कितनी पद्धतियाँ हैं? तो सीधे-सीधे उत्तर होगा 4 पद्धतियाँ। अब हम उसके क्रम से देखेंगे कि क्या है। पहली पद्धति जो बताई गई है किसी भी साहित्य को, ख़ास करके अगर देखें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, तो वो है वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें जो होता है कि रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि ए वाले का फिर बी वाले का अल्फ़ाबेटिकल एक सीरीज़ बनते हुए आती है। जैसे कि अगर उदाहरण देखें तो तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ में समय भले ही भिन्न हो, लेकिन जब वर्णानुक्रम पद्धति में रखेंगे तो केदारनाथ सिंह सबसे ऊपर आएँगे। उसके बाद चिंतामणि और तुलसीदास आएँगे। कुल मिला के एक अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में लिखा जाता था, विवरण दिया जाता था, उसे वर्णानुक्रम पद्धति पे लिखे गए साहित्य इतिहास कहा जाता है। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना गया, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं, शब्दकोश लेखन की तरह होती है। गारसा दत्ताशी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। अब दूसरा, आप ये ज़रूर ध्यान दें कि वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने। दूसरे नंबर की जो पद्धति आपके सामने देखने को मिल रही है वो है कालानुक्रम, यानी कि यहाँ समय को केंद्र में रख के रचनाकारों को विवरण दिया जाता था। लिखता भी है कि इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल यानी कि समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कविवृत्त संग्रह मात्र होते हैं। क्योंकि इस पद्धति से जब हम समय के अनुसार लिखते हैं तो वो भी एक कवियों के वृत्त की तरह ही हो जाता है। और इस कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिस्र बंधुओं ने किया है। यद्यपि ग्रियर्सन ने विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं। तीसरा जो है वो वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति जो है वो सबसे बेहतरीन भी एक तरह से माना जाता है। इसमें ग्रंथकार जो होता है वो निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है, इसलिए इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। वैज्ञानिक पद्धति अच्छा तो है, लेकिन इसमें केवल तथ्यों को, फैक्ट को ही
प्राप्त किया जाता है, उसकी व्याख्या नहीं की जाती है। लेकिन जब हम इतिहास लेखन लिखते हैं तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी व्याख्या की। तो अब अगली पद्धति जो आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसी पद्धति है जिसमें बहुत सारे पहलुओं को देखा जाता है, और इस पद्धति को हम कहते हैं विधेयवादी पद्धति। फ्रेंच के एक विद्वान होते हैं तेन। तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। अब वो शब्द क्या क्या हैं, तो वो जाति है, वातावरण है और क्षण विशेष है, यानी कि मोमेंट है। इस पद्धति के अनुसार होता क्या है, तो किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जिस साहित्य के इतिहास को हम लिख रहे हैं, उस साहित्य के इतिहास से जुड़ी हुई जो उसकी परंपरा है, जो उसके देश काल के वातावरण और उसको जो उसकी सामाजिक समझ है, उसका अध्ययन भी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो जब भी हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को, तो वो जब तुलसीदास को या फिर सूर को या फिर किसी भी कवि को या रचनाकार को जब वो अपने आलोचकीय पद्धति पे बैठाते हैं, तो उस समय के जातीय परंपराओं पे, उस समय के देश काल वातावरण पे, उस समय के सामाजिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रख के ही उसकी माप-तौल करते हैं। तो ये जो तरीका है वो विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत आता है, जिसमें उस साहित्य से रिलेटेड जाति का मतलब यहाँ किसी कास्ट से नहीं है, बल्कि उस संपूर्ण भाषा बोले जाने वाले लोगों से है। जैसे अगर हिंदी भाषा बोलने वाले हैं तो हिंदी जाति कहा जा सकता है। तो उनके जातीय परंपराओं का, उनके राष्ट्रीय भावना को देखा जाएगा, सामाजिक वातावरण और सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन भी जरूरी होता है। आगे हम देखें कि इस इतिहास लेखन में की व्यापक और स्पष्ट विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्य इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यह तथ्य उनके लिए उद्धरणों से स्पष्ट होता है। अब रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल ने ही अपने साहित्य इतिहास में लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। अब देखिए किस तरह से रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की परिभाषा देते हुए विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत आए हुए 3 शब्दों को बहुत अच्छे से इसमें पिरोया है। और वो शब्द क्या क्या थे? जातीय परंपरा थी, राष्ट्रीयता थी और सामाजिक वातावरण और सामयिक परिस्थितियां थीं। तो ये कहते हैं कि जो साहित्य है वो उस जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। मात्र इस एक लाइन में ही विधेयवाद के वो तीनों गुण मिल जाते हैं। वो कह रहा है कि आदि से अंत तक चली आ रही परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ सामंजस्य बैठाने, यानी कि उस दौरान के तत्कालीन समाज और साहित्य के बीच एक सामंजस्य बैठाना भी एक साहित्य का ही काम है। अब आगे हम देखें कि रामस्वरूप चतुर्वेदी भी इसी तरह से कुछ लिखते हैं कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास के विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। मतलब कि अगर कवि का काम दुनिया में ईश्वर के सत्ता बैठाना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के द्वारा उस सत्ता में बैठाए गए जो उस टेक्निक है उसको साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में किस तरह से वो न्यायोचित है उसको दिखा सकने की सामर्थ्य बनाता है एक साहित्य इतिहासकार। और ये पद्धति विधेयवादी पद्धति के द्वारा प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कि साहित्य इतिहास दर्शन क्या है।
साहित्य इतिहास दर्शन। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जा सकता है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन करता है। मतलब कि किसी साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाए, यानी कि किसी साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य को लिख के किया जा सकता है। उसी प्रकार जब साहित्य को लिखते हैं तो उस साहित्य के उस परंपरा का अध्ययन करते हुए उस साहित्य के इतिहास के दर्शन को भी समझा जा सकता है। अब देखिए कि साहित्य इतिहास दर्शन से मतलब क्या है कि साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोणों एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। हिंदी में नलिन बिलोचन शर्मा नाम के एक आलोचक मिलते हैं। इस तरह का उल्लेख ग्रंथ मिलता है उनका कि साहित्य इतिहास का दर्शन। मैनेजन पांडे ने भी एक ग्रंथ लिखा, इतिहास और साहित्य की दृष्टि। ये इसी प्रकार का कुछ ग्रंथ है। अब हम देखने वाले हैं कि जो यूजीसी नेट परीक्षा या किसी भी आयोग की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो हैं रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो वक्तव्य एवं काल विभाजन के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कहा है। अब वो कविवृत्त संग्रह किसे किसे क्या कहते हैं ये बहुत जरूरी है जानना। तो आप इसको जानें कि शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज को वो कविवृत्त संग्रह कहते हैं। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है और इसे बड़ा कविवृत्त संग्रह कहते हैं। आप ध्यान दीजिए कि कविवृत्त संग्रह, बड़ा कविवृत्त संग्रह और मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहते हैं। तो ये कविवृत्त संग्रह, बड़ा और प्रकांड, ये तीनों में अंतर आप जरूर याद रखें, अपने नोट्स में जरूर शॉर्ट्स नोट्स बनाएं। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, हिंदी वात्सल्य के साथ जुड़ें ताकि आप नए नए विषयों को जरूर जानते समझते का एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे आप। अब नामकरण 2000 पे रामचंद्र शुक्ल करते हैं। करते क्या है कि वो विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हैं जिसमें जाति, राष्ट्रीय और वातावरण की बात कही गई है। तो वो नामकरण किस तरह से कहते हैं कि काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता व उनके स्वरूप के अनुसार, यानी कि अगर भक्ति काल की बात करें तो वो देखते हैं कि यहाँ ईश्वर के सत्ता की गुणगान और महिमा मंडन की अनेक तरह की, एक ही तरह की जो रचनाएं मिल रही हैं, चाहे वो सूर के वहाँ हो चाहे वो तुलसी के वहाँ हो, तो वो इस आधार पे उसको भक्ति काल कहते हैं। और उसमें एक पॉइंट वो और जोड़ते हैं कि ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल को लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। अब प्रसिद्धि से मतलब क्या है कि जब हम रामचरितमानस को देखते हैं तो वो भक्ति काल में लिखी गई और वो राम पे लिखे हुए वो इतने बड़े काव्य हैं जो कि अवधि लोक भाषा में लिखी गई। तो उस दौरान जब हम देखेंगे कि वो भक्ति से रिलेटेड एक ग्रंथ के रूप में जब मान्यता उसको मिली, उसको प्रसिद्धि मिली, तो वो भी उस लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि की तरफ मुखरित होती है और भक्ति काल उस समय को हम कहते हैं जिसमें रामचरितमानस लिखी गई। तो इस तरह के टेक्निक को रामचंद्र शुक्ल यूज करते हैं कालों का नामकरण करने में। अब वो क्या कहते हैं कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। यानी कि किसी चीज को दिशा से विभाजित करना ये ऐतिहासिक विभाग का काम नहीं है। उसके गुण और दोषों को जरूर ध्यान में रख के तब जाके उसका नामकरण किया जा सकता है। किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। यानी कि रामचंद्र शुक्ल कहना चाहते हैं कि वो जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं वो एक आलोचना ग्रंथ न हो करके वो एक पूरा का पूरा इतिहास ग्रंथ है और वो उसी में किसी प्रकार के किसी कवि का आलोचना नहीं कर रहे हैं। वो केवल उस कवि के विवरण को प्रस्तुत कर रहे हैं जो कवि ने अपने साहित्यिक जीवन में प्राप्त किए हैं।
आधुनिक काल को गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। वो लिखते हैं कि जो आधुनिक काल में गद्य का एक नए तरह का प्रचलन देखने को मिला साहित्य की दुनिया में, वो सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक भला मोल लेना ही समझ पड़ता है। वो नए कवियों के लिए लिखते हैं जो आपस में लड़ जाया करते थे। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण में मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। अब अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि जब भी प्रश्न पूछे कि रीतिकाल के संबंध में कवियों का परिचयात्मक विवरण कहाँ से शुक्ल जी ने लिया है, तो आप धड़ल्ले से टिक करेंगे कि मिश्र बंधु विनोद से रीतिकाल के कवियों के संबंध में विवरण प्रस्तुत के लिए मदद लिया है उन्होंने। अब मिश्र बंधु के अतिरिक्त जो उन्होंने सामग्री सहयोग के लिए प्रयोग किया, उसमें हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास की, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की और ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि जी की है। वे तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों में है। अब हम छोटा सा देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने अपना काल विभाजन क्या कहा है। तो वो आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं और संवत 1050 से 1375 तक ये इसका समय अवधि मानते हैं। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा है, 1375 से 1700 संवत तक। उत्तर मध्यकाल को वो रीतिकाल के नाम से देखते हैं और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं, 1900 से 1984 संवत तक। अब हम देखेंगे कि साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और उसके कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ और उससे संबंधित कुछ उल्लेखनीय बिंदु पे बातचीत करेंगे। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि ईश्वर दलाल नेतृत्व इंदुई ए हिंदुस्तानी जो गारसा दत्तासी के द्वारा 2 भागों में प्रकाशित किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम ग्रंथ है। 1939 माफ कीजिएगा, 1839 में प्रथम भाग और 1847 में द्वितीय भाग इसका प्रकाशित हुआ। ये जो ग्रंथ है इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण है। अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया, यानी कि एक अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में उसको लिखा गया है, लेकिन ये 738 कवियों में सिर्फ 72 कवि ही हिंदी के संबंधित हैं। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये फ्रेंच विद्वान है। हिंदुई का अर्थ हिंदवी से है, हिंदुस्तानी का अर्थ हिंदुस्तानी से है। इसे ब्रिटेन आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था, जिसमें काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में किया। ये सारे तथ्य आप जरूर याद करें, नोट बनाएं, क्योंकि ये सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लेता है कि इस्तवार दलाल तिरुतुर हिंदी हिंदुस्तानी गारसा उदासी का जो ग्रंथ है उसका अनुवाद कौन किया है, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से 1952 में प्रकाशित कराया था। दूसरा जो ग्रंथ आपके सामने आता है वो तजकिरा ई शुअरा ई हिंदी, जो मौलवी करीमुद्दीन का लिखा हुआ है 1848 में। दिल्ली कॉलेज यानी कि दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है, जिनमें 62 कवि हिंदी से हैं। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया था। इसमें नामकरण तो नहीं, लेकिन कालक्रम जरूर ध्यान रखा गया था। इसे तबकाशु अरा भी कहते हैं। दूसरा, उसके बाद से जो ग्रंथ एक मिलता है वो भाषा काव्य संग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछ लेता है। भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल की रचना है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट भी है। शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा 1883 में लखनऊ में प्रकाशित किया गया था। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा
भाषा कवियों का विवरण दिया गया है। इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार माना गया था। यानी कि जब शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा, तो इसमें जो 1000 से ज़्यादा भाषा कवियों का विवरण दिया, वो बाद के इतिहासकारों के लिए एक डिक्शनरी की तरह हो गया। उसको पढ़ते थे और इतिहास ग्रंथ लिख देते थे। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने और उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, जो 1888 में प्रकाशित हुई थी। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ भी माना है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया है। इसमें पहली बार कवियों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ में 11 अध्याय में विभक्त तथा प्रत्येक अध्याय का काल का सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। 952 कवियों को शामिल किया गया। इसमें 886 कवियों का विवरण का आधार शिव सिंह सरोज से है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य इतिहास में स्वर्ण काल कहा है। ये इम्पोर्टेंट है कि पूछ देगा कि किसने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन की इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 में किशोरीलाल गुप्त ने अनुवाद किया था। अगली जो रचना देखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, मिश्र बंधु विनोद। ये 3 भाग में प्रकाशित है। आप याद करिए, यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 में हुई थी। ये सीधे पूछ लिया था कितने भागों में प्रकाशित है, तो 3 भागों में प्रकाशित है। तीन भाग कह रहे हैं, 4 भागों में प्रकाशित है, जिसके 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुए। इस रचना में 4591 कवियों को शामिल किया गया। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को ही जाता है। अब देखिए कि मिश्र बंधु 3 भाई थे। उन तीनों भाइयों का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले भाई गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधुओं का नाम बताइए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण और हिंदी साहित्य का रामबाण बना हुआ है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। यह मूलतः नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था और इसको ही बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने छपवाया, प्रकाशित करवाया। सबसे प्रख्यात इस इतिहास ग्रंथ है। इसमें विधेयवादी पद्धति प्रयोग में लाते हुए उसमें जाति और राष्ट्रीयता और सामयिक परिस्थितियों को देखते हुए रामचंद्र शुक्ल ने बड़े अच्छे तरीके से सबको तार्किक और व्यवस्थित काल विभाजन के रूप में बताया है। इतिहास ग्रंथों में प्रायः उसका ही प्रयोग किया गया है और इनको ही सबसे सटीक माना जाता है। अब दूसरा जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ, जो राम कुमार वर्मा ने 1938 में लिखा। छायावादी कवि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ, उनकी जो भाषा है वो काव्यात्मक भाषा है और पाठकों को आकर्षित करती है। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्ति काल यानी कि 693 से 1693 तक की अवधि को ही स्थान दिया गया है। निर्गुण ज्ञान श्रेयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेम श्रेयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिए राम कुमार वर्मा ने। अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल किया गया और जिसे संधि काल के शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें याद रखिए कि वर्मा जी ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल भी कहा है। अगला है कि हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, 1940 में आती है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी एसपीडी की है। एसपीडी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की 1952 में।
हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ये सब तीनों की तीनों रचनाएं महत्वपूर्ण है और ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लेखित 3 ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही है। इनमें एक निश्चित साहित्य इतिहास दृष्टि भी मिलती है। आचार्य द्विवेदी इतिहास का परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते हैं। अब यहाँ देखें कि आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्यधारा का संबंध उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य आधार संस्कृत प्रकृति और अपभ्रंश की काव्य परंपराओं के मानना आदि उनकी साहित्य इतिहासकार के रूप में उपलब्धियां हैं। अगला जो ग्रंथ देखने को मिल रहा है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये गणपत चंद्र गुप्त जी का है। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे को आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है, प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक काल में। ये जरूर याद रखिए, ये सीधे से पूछ लेगा कि साहित्य इतिहास को गणपत चंद्र गुप्त ने कितने भागों में विभाजित किया है, तो वो 3 काल में ही विभाजित करते हैं, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। साहित्य इतिहास की विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उनके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या करने की चेष्टा गणपत चंद्र गुप्त ने की है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने 1973 में संपादन किया। ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है, बल्कि सबके एक एक अपने रिसर्च पेपर लेके और उसको संपादित किया गया था। इसमें 26 विद्वानों का सहयोग है। इतने विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में आदोपांत नहीं हो पाती है। फिर भी प्रत्येक काल और उससे जुड़े रचनाकारों व सरल भाषा के अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक व व्यवस्थित सामग्री के कारण भारतीय विद्यार्थियों के विशेष रूप से प्रचलित है। अब हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, इस पे इनको व्यास सम्मान भी मिला और लोकप्रियता और आकर्षण में अद्वितीय भी है ये। आगे हम देखेंगे कुछ इतिहास ग्रंथों के बारे में, और ये इतिहास ग्रंथ आप ज्यों का त्यों ऐसे ही आप याद रखेंगे। तो मैं आपको अगर ध्यान हो तो कुछ तो बता चुका हूँ, सीधे जहाँ से नहीं बताया हूँ वहाँ से बात कर रहा हूँ। तो हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास का है, मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु का है। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स की है। ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FE की है, 1917 और 1920 में ये प्रकाशित है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी। हिंदी साहित्य एवं भाषा श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। अब इधर देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष रहे हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी साहित्य 1933 में डॉक्टर धीरेन्द्र द्वारा संपादित एक रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल लिखते हैं 1934 में। ये इतनी बार पूछा गया है UGC नेट परीक्षा में कि इसको आप जरूर अपने नोट्स में नोट कर लें कि कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना जरूर पूछी जाती है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में राम कुमार वर्मा लिखते हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, ये भी परीक्षा में जरूर पूछी जाती है। पता नहीं क्या ही प्रेम है परीक्षा पेपर बनाने वाले को कि मदान की और कृष्ण शंकर शुक्ल को बहुत पूछा जाता है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में HPD के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन और हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर। ये जो है 1945 में नंद दुलारे वाजपेयी की रचना इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। और रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा। अब फिर हम देखें तो यहाँ हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त।
साहित्य एवं इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि हर विद्यार्थी के पास होना ही चाहिए। विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, 1985 में आई थी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के संपादक नीलाभ हैं। और हिंदी साहित्य की ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव ने लिखा है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और बताऊं कि उदय नारायण तिवारी कृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा भगीरथ मिश्र कृत हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भी एक उल्लेखनीय ग्रंथ है। रामनरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संकलन संपादन है। साहित्य इतिहास संबंधी अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया। राजस्थान का पिंगल साहित्य मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मेनारिया। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य प्रभुदयाल मित्तल। राधा वल्लभ संप्रदाय साहित्य और सिद्धांत विजेंद्र स्नातक। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली। अब देखिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में गणपत गुप्त ने क्या लिखा है कि वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में नलिन विरोचन शर्मा के मत हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी था। यह निर्विवाद है और हिंदी के विधेयवादी साहित्य के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। तो ये रहा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की एक भूमिका रही। उसमें हम साहित्य इतिहास दर्शन और हिंदी साहित्य इतिहास से जुड़े हुए तमाम परीक्षा में पूछे गए और साहित्य इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ ग्रंथों के बारे में, क्या लगभग सारे ग्रंथों के बारे में मैंने आपको बताया। इसको आप शॉर्ट नोट्स में बनाइएगा। एक अपना छोटा सा एक डायरी रखिए, उस पे छोटे से एक पेज में पूरे इसको वीडियो को देखते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने बताए उसको शॉर्ट नोट्स के तरीके में नोट करिए, ताकि रिवीजन के समय में वो महत्वपूर्ण रहे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।